मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्रा 27 पर। और दोस्तों, मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आज मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी महीने का मासिक भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। वर्ष 2025 का ये दूसरा महीना यानी कि फरवरी बहुत ही शुभताओं से भरा हुआ है। जहां फरवरी महीने की शुरुआत बहुत ही पावन माघ गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों से होगी, वहीं 2 फरवरी को वसंत पंचमी मनाई जाएगी और 8 फरवरी को जया एकादशी व्रत रखा जाएगा। वहीं 12 फरवरी को सूर्यदेव अपने पुत्र की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे यानी कि कुंभ संक्रांति मनाई जाएगी और 24 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं 26 फरवरी को महाकाल को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण महाशिवरात्रि का व्रत भी रखेंगे। तो दोस्तों, शुभ व्रत एवं त्योहारों से भरा ये फरवरी का महीना आपके लिए कई कामयाबियों को भी सुनिश्चित करता है। जी हाँ दोस्तों, जहां आप मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव अगले महीने से 7.5 की शुरुआत करने वाले हैं, उसके पहले का ये एक महीना कुछ नई उपलब्धियों को देने वाला साबित हो सकता है। फरवरी के महीने में कुल 4 से 5 छोटे छोटे परिवर्तन हैं, जिसमें पहले परिवर्तन के रूप में आपके भाग्य के स्वामी और विदेश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं लेकिन वक्री स्थिति में गोचर कर रहे थे, वो इसी 4 फरवरी को डायरेक्ट मोशन में चले आएंगे यानी कि मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, जिससे कि आपका भाग्य तो प्रबल रहेगा ही, साथ ही विदेशी संपर्कों से लाभ मिलेंगे, धन का आगमन होगा और रिश्तों में बहुत ही सुधार की गुंजाइश रहेगी और आपकी वाणी में मधुरता रहेगी, वाणी में एक ओज रहेगा और आप अपनी वाणी के द्वारा भी धन कमा सकते हैं। वहीं दूसरे परिवर्तन के रूप में बुध देव, जो आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, डिसीजंस जो आप लेते हैं वहां के नियंत्रण करता, पराक्रम वाले भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी, रोग शत्रु ऋण और नौकरी वाले भाव के स्वामी, किसी भी संघर्ष से आप बाहर आएंगे कि नहीं ये छठा भाव ही दिखाता है। वहां के स्वामी होते हुए अभी बुध देव शानदार गोचर में आपके करियर वाले भाव में, दशम भाव में बुध आदित्य योग बनाते हुए गोचर कर रहे हैं। 11 फरवरी तक ये बुध देव के साथ आपके करियर को मजबूती देते रहेंगे। नौकरी हो या बिजनेस या कोई भी आपके आजीविका, वहां पे अच्छे अवसरों का निर्माण करेंगे। वहीं बुध आदित्य योग बनने के कारण आपके सीनियर से, वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संपर्कों को काफी बढ़िया रखेंगे। दोस्तों, फरवरी के पहले 11 दिनों में आपके बॉस से, एडमिनिस्ट्रेशन से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। यदि आप कुछ ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार। दोस्तों, वही 11 फरवरी को ये राशि का परिवर्तन करते हुए दशम भाव से एकादश भाव में, लाभ के भाव में चले जाएंगे, जहां पे आपके लाभेश अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव वहां पे विराजित है। अब बुध देव वहां पे जाकर शनिदेव के साथ युति करेंगे। लाभेश के साथ कौन है? तीसरे भाव के स्वामी, यानी कि आपके निर्णय से सफलता मिलेगी, रिस्क लेने से सफलता मिलेगी, आपके विचारों से सफलता या लाभ की प्राप्ति होगी। तो बुध शनिदेव के पास जाकर ये आपको सूचित कर रहे हैं, एक योग बना रहे हैं। वही छठे भाव के स्वामी है, छठा भाव नौकरी का भी होता है और शनिदेव नौकरी के कारक है। तो छठे भाव के स्वामी जब शनिदेव के पास जाएंगे, लाभ के भाव में, यश के भाव में, पदोन्नति के भाव में, है ना, प्राप्ति के भाव में, खुशियों के भाव में, तो आपकी नौकरी में पदोन्नति के योग बनाएंगे पूरे महीने फरवरी में। तो फरवरी में यदि कोई प्रमोशन आपके लिए अवेटेड थी पहले से, तो शनिदेव आपको फरवरी में प्रमोशन देते हुए अगले महीने वहां से गोचर करेंगे। दोस्तों, 27 फरवरी तक बुध लाभ के भाव में बैठे
कई तरह के लाभ देते हुए, फाइनेंशियल लाभ जो कि बुध फाइनेंस के कारक है, बिजनेस से लाभ, व्यापार के कारक है, शेयर मार्केट से लाभ, है ना, कई तरह के लाभ देते हुए जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, उन लोगों को लाभ देते हुए 27 फरवरी को फिर मीन राशि में द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से राहु विराजमान है। दोस्तों, अगले गोचर के रूप में सूर्यदेव का परिवर्तन है। जी हां दोस्तों, अभी सूर्यदेव आपके पंचमेश होते हुए दशम भाव में अपने अच्छे गोचर में विराजमान है। उनके साथ बुध देव भी पहले 11 दिन बुध आदित्य योग निर्मित कर रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी समझदारी और बुद्धिमानी की प्रशंसा होगी। आप फरवरी के महीने में, चूंकि नया साल है, बड़े जोश के साथ काम करते दिखेंगे, मन लगाकर काम करते दिखेंगे। केतु के छठे भाव में रहने के कारण थोड़ी दबाव की अनुभूति होगी, यानी कि वर्क लोड या वर्क प्रेशर की अनुभूति करेंगे, लेकिन आपको उस मेहनत का फल भी मिलेगा। 12 फरवरी तक सूर्यदेव आपको हर तरह से करियर में प्रगति देते हुए, मनवांछित लाभ देते हुए 12 फरवरी को इस बार हर महीने से थोड़ा 1-2 दिन पहले सूर्यदेव अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। यहां दोस्तों, अमूमन 13 या 14 तारीख को संक्रांति के अवसर पर यह हर महीने राशि का परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार 12 फरवरी को ही ये अपने पुत्र की राशि में, कुंभ राशि में शनिदेव के साथ आपके लाभ के भाव में चले जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो गोचर सिद्धांत के अनुसार सूर्यदेव का गोचर दशम में भी अच्छा है, एकादश में तो सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं सूर्यदेव जब लाभ के भाव में एकादश भाव में जाते हैं तो आपको पदोन्नति, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है। लाइफ में हर तरफ से आपको गेन्स होते हैं, फायदे होते हैं, सरकार से लाभ होते हैं, बॉस से लाभ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से लाभ की प्राप्ति होती है, कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़िया बना रहता है। दोस्तों, वैसे तो शनिदेव लाभेश होते हुए अपने मूल त्रिकोण राशि में आपके लाभ के भाव में 30 वर्षों के सबसे शानदार गोचर में अभी तक हैं। लाभ के लिए सारी गुंजाइश बना रहे हैं, थोड़ी धीरे धीरे लाभ दे रहे हैं, लेकिन स्टैटिक लाभ दे रहे हैं। आप जिसके काबिल हैं, आप जो डिजर्व करते हैं, वो चीजें आपको वो दे रहे हैं। अब सूर्यदेव पंचमेश होते हुए जब शनिदेव के साथ युति करेंगे तो पंचम भाव को भी लक्ष्मी त्रिकोण बोला गया है। वो जब लाभ के भाव में आएंगे तो आपके कई और लाभों को ऐड कर देंगे। अब पंचम भाव प्यार का भी है तो प्यार का लाभ, शिक्षा का है तो शिक्षा से लाभ, और संतान का भी भाव है तो संतान से लाभ, लक्ष्मी का भाव है तो धन का लाभ। तो हर तरह से सूर्यदेव का ये गोचर आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए आने वाले महीने की 7.5 के पहले एक सुनहरे वक्त के रूप में आपको ये गोचर प्रदान कर रहे हैं। तो इसका पूर्ण लाभ आपको लेना चाहिए। सूर्यदेव चूंकि शनिदेव की राशि में आ गए 12 फरवरी को, तो आपको पता होगा कि जब सूर्यदेव किसी भी ग्रह के पास आते हैं तो उसे अस्त कर देते हैं, यानी उनके प्रभाव की जो क्षमता है, उनके रिजल्ट देने की जो क्षमता है, उसमें थोड़ी कमी कर देते हैं। 12 फरवरी को सूर्यदेव लाभ के भाव में आ जाएंगे, लेकिन उसके 10 दिनों के बाद यानी कि 22 फरवरी को वो शनिदेव को अस्त कर देंगे। आपके लाभेश हैं और करियर के भी स्वामी हैं, वो अस्त होंगे तो करियर और लाभ दोनों में फर्क पड़ेगा, और वो 31 मार्च तक अस्त रहेंगे। यानी शनिदेव अपनी अस्त अवस्था में ही 29 मार्च को राशि का परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि 22 फरवरी के बाद शनिदेव अस्त रहेंगे सिंपली। तो आपके लाभ वैसे ही बने रहे, आपके करियर में मजबूती वैसी ही बनी रहे, आपके नौकरी में कोई परेशानी ना आए। इसके लिए 22 फरवरी से जब तक शनिदेव अस्त हो रहे हैं, यानी कि 31 मार्च तक आपको शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, कम से कम 3 माला। ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनिश्चराय नमः। क्योंकि शनिदेव अस्त होंगे तो आप मेष राशि के जातकों के लाभ के स्वामी हैं, तो लाभ में कमी आ सकती है। तो कमी ना आए उसके लिए आपको क्या करना है? शनिदेव के बीज मंत्र। दोस्तों, वही आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो आपके जो
सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं, धन के भाव के स्वामी धनेश, और सातवें भाव के स्वामी, वैवाहिक जीवन हो या बिजनेस हो, उसके स्वामी होते हुए शुक्र देव अपने गोचर में सबसे अच्छी स्थिति में है। जी हाँ दोस्तों, अभी शुक्रदेव मीन राशि में है जहां पे वो उच्च होते हैं, राहु के साथ हैं, तो वो आपको एक शानो शौकत से भरी जिंदगी, सेलिब्रिटी लाइफ, एकदम चकाचौंध वाली जिंदगी जीने के लिए आपको प्रोवोक करेंगे। वहीं आपके खर्चों में भी थोड़ी बेतहाशा वृद्धि कर देंगे, कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ लेगा पैसा खर्च होने का, तो थोड़ा वहां अंकुश डाल कर रखें। इसमें कोई शक नहीं कि जब धनेश 12वें भाव में उच्च के हो रहे हैं तो खर्चों पे नियंत्रण रखेंगे, और सेकंड हाउस में चूंकि अभी देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हैं तो वो आपके धन को संग्रह करने में मदद करेंगे, लिक्विडिटी में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। बस थोड़ी सी खर्चों पे नियंत्रण रखना है, कहीं ये ना हो कि बाद में आप बोले कि ये मैंने बेवजह ही खर्च कर डाला, तो थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। अभी धन संचय करते जाइए, क्योंकि 7.5 का जब अंतराल आता है तो थोड़ी सी चीजें स्लो डाउन होती है। देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट वास्तविकता है, ये एक बहुत बड़ी वास्तविकता है कि 30 वर्षों के बाद जब भी 7.5 आती है तो जिंदगी में हर मामलों में थोड़े से स्लो डाउन का अनुभव होता है। तो अभी पैसे बचाने पर ज्यादा ध्यान दें। देखो, अभी आप अगर बिजनेसमैन हैं तो भी शुक्रदेव का उच्च होना 12वें भाव में बहुत अच्छी संभावनाओं को दिखाता है। बिजनेस में बेतहाशा वृद्धि होगी, यहां भी विदेशी संपर्कों से लाभ मिलेगा क्योंकि शुक्र राहु के साथ है। तो जितने भी मेष राशि के बिजनेसमैन हैं उनको राहु लाभ देता हुआ, और शुक्र देव वहां उच्च के हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उच्चता में करीब 28 से 30 के आसपास, उसको जब राहु है ना वहां पे, वो मल्टीप्लाई करता है। तो आपके धन के मामले में, बिजनेस के मामले में उसको बेतहाशा वृद्धि करता हुआ विदेशी लाभ को भी दिखा रहा है। वहीं चूंकि शुक्र प्यार का कारक ग्रह है, वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है, तो जब राहु के साथ शुक्र होते हैं तो थोड़े अनैतिक संबंधों को बढ़ावा दे देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा दे देता है, या फिर व्यसनों पे, पार्टी मौज मस्ती में पैसे खर्च करवाता है। तो थोड़े से अपने मन को नियंत्रित रखें, नैतिकता का दामन संभाल के रखें, क्योंकि पुनः शनिदेव 12वें भाव में आने वाले हैं। हर तरह से मनसा वाचा कर्मणा, आपके नियत की, आपके कर्मों की, आपके सोच की, हर चीज की परख करेंगे। ऐसा ना समझें कि अभी शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर नहीं है, शनिदेव अभी लाभ के भाव में है, तीसरी दृष्टि आपके ऊपर है। बेशक शनिदेव का यह बेहतरीन गोचर है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। द्वादश भाव में भी जाएंगे तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी शनि परिवर्तन के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, द्वादश भाव में जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाएंगे, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। मणि कांचन राजयोग बनाते हैं, गुरु से समता का भाव रखते हैं, तो बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन यदि हम सिर्फ 1 महीने पहले 7.5 के बैठे हैं तो हमें इस बात से सचेत रहना चाहिए कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बस इस चीज को आप अगर गांठ बांध लें कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, नियत से पवित्र रखूंगा, भगवान पे भरोसा रखूंगा, जो भी गलती जाने अनजाने में हुई हो बारंबार उसकी माफी मांगते रहूंगा। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। देखिए, एक समय एक राजा हुआ करते थे। एक बार उनकी इच्छा हुई कि मैं ब्राह्मणों को राजमहल में भोजन कराऊं। उन्होंने 108 ब्राह्मणों को भोज पर आमंत्रित किया, बहुत बड़ा आयोजन किया, रसोइयों को बुलाया, 36 तरह के व्यंजन बनवाए जा रहे थे, बहुत ही खुशी का माहौल था। अब उसी समय प्रारब्धवश एक चील जहरीले सांप को अपने पंजों में दबाए हुए वहां से उड़ता हुआ गंतव्य की ओर जा रहा था। तो जैसे ही वो राजा के महल के ऊपर से वो गुजर रहा था, उसी समय
उस चील के पंजे में फंसा हुआ वो जहरीला सांप अपनी आत्मरक्षा में, अपने बचाव के लिए अपने जहर को उस चील के ऊपर फेंकता है और उस जहर के कुछ बूंदें नीचे वो जो भोजन बन रहा था ब्राह्मणों के लिए, उस रसोइये के पात्र में उसकी कुछ बूंदें गिर जाती है। वही भोजन ब्राह्मणों को परोसा जाता है और दुर्भाग्यवश सारे ब्राह्मणों की मौत हो जाती है। अब इस घटना के बाद यमराज को भी बहुत मुश्किल हो गई कि मैं सजा किसको दूं। यहां राजा भी दोषी नहीं है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ब्राह्मणों की मृत्यु कैसे हुई। रसोइये ने खाना बनाया, उसे भी पता नहीं कि आखिर जहर कहां से आया। उस चील का भी कोई दोष नहीं और उस सांप ने भी आत्मरक्षा में जहर फेंका, उसका भी कोई दोष नहीं। तो यमराज के लिए डिसीजन लेने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। कुछ समय के बाद कुछ ब्राह्मण उसी राज्य में राजा का पता पूछते हुए एक महिला को आवाज दी कि भाई हमें राजा के महल में जाना है, किस तरफ से जाऊं। तो उस महिला ने बड़े कटाक्ष करते हुए आनंदित लहजे में बोला कि ब्राह्मण महाराज, आप लोग जा तो रहे हैं लेकिन सावधानी से जाना, इस राजा ने बहुत सारे ब्राह्मणों को जहर देके मार दिया। उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उस प्रकरण में जो दोषी है वो ये महिला होगी। तो यमराज के दूतों ने बोला कि प्रभु ऐसा क्यों, ये कैसा न्याय है। तो यमराज बोले कि हे दूत, देखो कोई भी पाप कर्म करता है तो उसे आनंद आता है। तो इस घटनाक्रम में न तो राजा को कोई आनंद आया क्योंकि उसे पता ही नहीं था, न तो रसोइये को कोई आनंद आया क्योंकि वो भी अनभिज्ञ था, न तो चील को, न तो सांप को। लेकिन उस महिला ने बड़े आनंद से उस पाप कर्म का बखान किया, तो वही दोषी है। तो दोस्तों, इसी तरह से जब हम किसी पाप कर्म का, किसी बुरे कर्म का हम बड़े स्वाद लेकर बखान करते हैं तो जाने अनजाने में वो सजा के पात्र हम बन जाते हैं क्योंकि हम आनंदित हो रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि दूसरों के दुख को देखकर आप खुश ना हो, या किसी ने भी पाप किया है, मर्डर किया है, बलात्कार किया है, अन्याय किया है, तो उसके बारे में चर्चा करके आनंदित ना हो, मजे ना लें। ऐसा ना हो कि कहीं यमराज की नजर में, शनिदेव की नजर में आप ही दोषी हो जाएं। दोस्तों अंत में आपके राशि के स्वामी मंगलदेव अभी वक्री स्थिति में आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। तो जब मंगलदेव वो भी वक्री हो और तीसरे भाव में हो तो आपके निर्णयों की क्षमता बढ़ा देते हैं, बहुत ही एग्रेसिव डिसीजंस कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए आप। तो ये समय ही वैसा है कि फरवरी के महीने में कुछ आप ऐसे डिसीजंस ले लें जो कि आपको इस वर्ष के लिए एक स्टेबिलिटी दे दे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर फरवरी का महीना हर मामलों में हर तरह से अच्छा दिखता हुआ। बस शनिदेव के मंत्र 22 फरवरी से आपको करने प्रारंभ करने, थोड़ा पहले अगर करने लगे तो भी कोई बुराई नहीं है। वहीं चंद्रमा के अनुसार महीने की 15, 16 और 20 और 21 तारीख को आपको कोई अहम निर्णय नहीं लेने चाहिए। वो थोड़ी अशुभ तिथियां हैं। 15 और 16 फरवरी को जहां चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, तो जब वो चंद्रमा छठे भाव में गोचर करते हैं तो उस समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। वहीं 20 और 21 तारीख को ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि उस दिन चंद्रमा नीच के भी वृश्चिक राशि में रहेंगे और अष्टम भाव में रहेंगे। तो मैं रिपीट करता हूं, 15, 16 और 20, 21 ये 4 तिथियों को कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना ले या कोई शुभ कार्य ना करे। दोस्तों, वहीं फरवरी महीने की 6 और 7 तारीख आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, उस समय चंद्रमा की स्थिति आपके धन के भाव में और उच्चता को प्राप्त किए हुए रहेगी, यानी धन लाभ के तीव्र संकेत को दिखाती हुई। वहीं
10 और 11 तारीख को चंद्रमा चतुर्थ भाव में यानी कि अपने स्व राशि में रहेंगे। यानी कि 6, 7 और 10, 11 फरवरी आपके लिए इस महीने की बेहतरीन तिथियों में। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि फरवरी का महीना आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए अति शुभ साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वहीं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।